संघं शरणं गच्छामि। Ravina Komal Sarthak Visual मेरी आवाज आ रही हाँ, थोड़ी धीरे आ रही है। है क्या हाल है अभी ठीक है नहीं, अभी भी धीरे ही है। अब सही है हाँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट कौन करेगा वो बता दो फिर आवाज सही आ गई तो अरे 4 ही लोग हो मीटिंग में यार ऋतिक क्या तो कर रहा है कोऑर्डिनेट अबे यार ऋतिक डांट क्यों रहा है उसको हेलो इतने गुस्से से हेलो हेलो। हाँ अब सही है ठीक है, मैं कर दूँगी। ठीक है। ठीक है एक जैकबोर्ड बार का ना एक्सेस नहीं है शायद। हाँ एक हाँ हाँ, सेकंड रुको हो गया हो गया। है ना हम्म, ठीक है एक बार पहले तो पीडीएफ पर आ जाओ ओके। इसमें यार एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर दें Given an undirected graph, how to check if there is a cycle in the graph? ठीक है जैम बोर्ड पर आ जाओ Okay. फर्स्ट पेज पर हम्म, ठीक है अब यार देखो क्वेश्चन सिंपल सा ही है वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में ये बताना है कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ है ठीक है हमें बताना है कि क्या उस ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही ठीक है अब साइकिल पता होगा कि जब भी लूप फॉर्म हो जाता है ग्राफ के अंदर तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं हम्म, है ना तो अब ये बताना है कि उसमें साइकिल है ट्रू और फॉल्स बस इतनी बात बतानी है तो पहले तो बताओ कोई अप्रोच आइडिया किसी के पास आ रहा हो या कुछ कैसे करेंगे इसको हमारे पास बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट गिवन होगी जैसे यहाँ पे दिख रही होगी तो बताओ कोई भी आइडिया कुछ भी आ रहा हो तो बताओ वरना डिस्कस करते हैं किसी भी पॉइंट से शायद DFS चला लेंगे और हम्म तो फिर देख लेंगे, मतलब वापस अगर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं तो सही वहाँ बात है पे बिल्कुल स्टार्टिंग। हाँ एग्जैक्टली exactly, ऐसा ही करेंगे कि मैं क्या करूँगी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ ठीक है तो जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि मैं ये रहा ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ अब मैंने एक एरे ले लिया विजिटेड एरे जिसके अंदर मैंने हर इंडेक्स के लिए पहले मतलब हर वर्टेक्स के लिए पहले मैंने इनिशियली फॉल्स स्टोर करके रख लिया तो अब मैं क्या करूँगी हर इंडेक्स से ट्रैवर्स मतलब हर वर्टेक्स से हर नोड से ट्रैवर्स करना शुरू करूँगी और किसी भी पॉइंट पे मुझे ऐसा मिल जाता है कि मेरे उसके अंदर विजिटेड एरे के अंदर पहले से ही वैल्यू ट्रू है मतलब मैं उसको पहले से ही विजिट कर चुकी हूँ और फिर से अगर उसको विजिट कर रही हूँ तो दैट मीन्स एक और पाथ एग्जिस्ट कर रहा है और एक और पाथ एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें साइकिल है ठीक है तो जैसे यहाँ पे जीरो से शुरू करते हैं जीरो से अब मैं डीएफएस चलाना शुरू करूंगी तो जीरो से डीएफएस में सबसे पहले वन पे आए ठीक है जैसे ही वन पे आए वन के लिए आगे चेक करेंगे टू पे ठीक है टू पर आ गए फिर टू के आगे चेक करेंगे टू के लिस्ट में चेक करेंगे यहाँ पे फिर टू से वापस वन पर आ गए ठीक है अब यार देखो यहाँ पे एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी हमारे पास ना ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ऑब्वियसली एक जैसे हमारे पास अगर कोई एक एज है यहाँ पे वन से टू के बीच में तो मेरा वन जो है वो भी टू को पॉइंट कर रहा होगा और जो टू है वो भी वन को पॉइंट कर रहा होगा ये एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर रही हूँ मैं हाँ हाँ
है ना, तो 1 भी 2 को मतलब 1 के एरे के अंदर भी 2 एग्जिस्ट करेगा और 2 के अंदर भी 1। तो मैं एक कंडीशन और यहाँ पे मुझे देखनी पड़ेगी पेरेंट वाली, उस कि हाँ फिलहाल हम्म, मैं जिस नोड पर हूँ वो नोड किस नोड से आई है, मतलब उसका पेरेंट बेसिकली कौन है। अगर वो उसका पेरेंट के ही बराबर है तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं करूंगी, चेक करना। हम्म, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा 2 के लिए, तो 2 के लिए मेरे पास 1 आ गया, तो 1 के लिए तो मुझे कंसिडर ही नहीं करना, नेक्स्ट के लिए करूंगी, 3 के लिए कंसिडर करूंगी। फिर अब मैं 2 से कहाँ पे आ गई, 3 पर। 3 के एडजेसेंसी लिस्ट में चेक करूंगी। अब 3 के लिए यार मैं ऑलरेडी एक बात बोल देती हूँ कि मतलब एक बात जो मुझे पता है कि 2 के पास मतलब 2 के लिए मैं चेक नहीं करूंगी, है ना। वो तो उसका पेरेंट है। हाँ, तो 2 को मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, फिर 4 के लिए आ गए। 4 पे यहाँ पे चेक हो गए। अब देखो यहाँ पे साथ-साथ वैल्यूज़ जो है वो मेरी ट्रू होती जा रही हैं। जो मेरा नीचे विजिटेड एरे है, उसके अंदर मैं जैसे ही किसी नोड को विजिट कर रही हूँ उसको मैं ट्रू करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 3 तक ट्रू कर लिया। ठीक है, अब 4th पे मैं जैसे ही आई यहाँ पे 3 के एडजेसेंसी लिस्ट पे मैं 4 पर आई, तो 4 के लिए भी मैंने वैल्यू जो ट्रू कर दी है। फिर मैंने 4 के लिए चेक किया। 4 की एडजेसेंसी लिस्ट हाँ, में वन पे 1 आया। अब 4 में 3 के लिए तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगी, 3 के लिए तो चेक ही नहीं करना, पेरेंट है वो उसका। अब 4 के बाद आ गया 1। 1 के पास जैसे ही मैं गई तो 1 के पास वैल्यू ऑलरेडी ट्रू थी, है ना। जो विजिटेड एरे है उसमें 1 के लिए वैल्यू ट्रू थी, तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी 1 से 4 के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर इस नोड को भी मैं कनेक्ट कर देती हूँ, दैट मीन्स ये वाली नोड जो है वो दूसरा पाथ ला रही है, और दूसरे पाथ का मतलब साइकिल बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक साइकिल है। क्लियर है ये कोमल? हाँ हाँ ठीक है कोमल, ट्राई कर माइक के थोड़ा सा पास आ जाओ, मतलब मेरे को। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बस ऐसे। ठीक है, तो एक बार पीडीएफ में आ जाओ। पीडीएफ में एक बार कोड पर आओ, लाइन नंबर 18 पर। आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें गिवन है, वी नंबर ऑफ वर्टिसेस और एडजेसेंसी लिस्ट। मैंने पहले क्या किया, एक विजिटेड एरे बना लिया या वेक्टर बना लिया लाइन नंबर 20 में, जिसमें इनिशियली मैंने सारी वैल्यू मतलब उसको इनिशियलाइज मैंने फॉल्स से कर दिया। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगी दो कंडीशन हर वर्टेक्स पे जाने के लिए, कि वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए मैं एक लूप एक फंक्शन कॉल कर दूंगी साइकिल नाम से लाइन नंबर 1 में। हम्म, अच्छा, अब देखो ठीक है। इसमें मैंने क्या-क्या पास किया हुआ है। इसमें मैंने आई पास किया हुआ है, मतलब फिलहाल मेरा वर्टेक्स, और जो जिस वर्टेक्स वर्टेक्स से मैं हाँ, जो वर्टेक्स से मैं शुरू कर रही हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो अभी हमने जैम बोर्ड पे किया था, 0 से शुरू किया था, तो 0 का तो फिलहाल कोई पेरेंट है ही नहीं, हाँ तो मैं उसको -1 से इनिशियलाइज़ कर रही हूँ बेसिकली। हाँ ठीक है, कि जो मेन लूप चल रहा है उसको हम -1 से, क्योंकि उसका डायरेक्टेड ग्राफ में पेरेंट का एक्चुअल कांसेप्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, कि कौन किसका पेरेंट है। ठीक है, हाँ जैसे इसमें 1 2 का भी पेरेंट है, लेकिन अगर मैं उल्टे मतलब 2 से चेक करूंगी तो 2 भी 1 का पेरेंट हो सकता है ना। तो इनिशियली जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं -1 से करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेरेंट की कंडीशन भी यहाँ पे मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट के बिना नहीं होगा ये। फिर जैसे ही मैंने विजिट किया, मतलब जैसे ही मैंने उसके लिए कॉल किया एक्स वैल्यू के लिए, मतलब एक्स नोड के लिए, तो मैंने पहले उसको ट्रू कर लिया लाइन नंबर 3 में। फिर उस एक्स की एडजेसेंसी लिस्ट को मैं पूरा ट्रैवर्स करूंगी और उसमें मैं कुछ कंडीशंस देखूंगी। पहली कंडीशन ये कि अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट कर लो, हम्म है ना। लाइन नंबर 8 में उसको वापस से विजिट किया हुआ है। और या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि अगर वो विजिटेड है और उसका पेरेंट नहीं है वो, मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 और 4 के केस में जो 1 था वो विजिटेड हम्म, था और वो उसका हाँ पेरेंट नहीं था। ठीक है, तो ठीक है। ये वाली कंडीशन में भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमारी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। ठीक है, और अदरवाइज कुछ नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब साइकिल नहीं है। ठीक है, लाइन नंबर 16 में। हाँ ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सेम एज डीएफएस रहेगी, क्योंकि सिंपल डीएफएस ही लगा रहे हैं सिर्फ एक पेरेंट वाली कंडीशन के साथ, और तो कुछ नहीं कर रहे। हम्म, ठीक है, और स्पेस ऑर्डर ऑफ वी रहेगी, क्योंकि मतलब जितना नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जो वेक्टर हम ले रहे हैं, बूल वेक्टर, बूलियन वेक्टर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो।
कोमल, रवीना, सार्थक, प्रज्वल। अच्छा ये जो हमने इसमें मेरे को एक डाउट था, मतलब अगर जैसे हम 1 पे हम्म आए ना, सॉरी 2 हम्म के केस में देखेंगे तो 1 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, बट हाँ उससे पहले तो साइट डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है। प्रज्वल कुछ कह रहा था। हम ये कह रहे थे जो नीचे हमने 4i02v ये लूप लगाई इसलिए लगाए मतलब ग्राफ यहाँ पे मतलब उसके कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं मतलब कनेक्टेड ग्राफ। हाँ, कई कंपोनेंट्स तो हो ही सकते हैं ऑब्वियसली। और दूसरी बात, एक बात बताओ, जैसे मान लो कि जीरो से मैंने शुरू किया। हाँ, बेसिकली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए वो। कनेक्टेड वाले के लिए है ना यस यस यस। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दो सो दैट आगे मूव करें हम। अच्छा, एक चीज मुझे और डिस्कस करनी थी यार। मतलब देखो, हमने इसको डीएफएस से कर लिया है, बीएफएस से कर सकते हैं क्या इसको, ब्रेड फर्स्ट सर्च से? थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। डीएफएस से हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्या इसको बीएफएस से, ब्रेड फर्स्ट सर्च से कर सकते हैं? हाँ बीएफएस से भी बनेगा मतलब वही पेरेंट ही देखना है बस जैसे कि जो पहली बार मेंबर हमने क्यू से निकाला उसको अगली लेवल के लिए पेरेंट्स बना देंगे। एग्जैक्टली मतलब हर बार जैसे हम वैल्यूज मतलब करे जा रहे हैं चेक, वैसे ही उसको क्यू में भी डालते जाना है। हम्म, ठीक है, क्यू में डाल देंगे। और वही पेरेंट वाली कंडीशन यहाँ पे मतलब थोड़ी सी अलग है डीएफएस से। अदरवाइज मतलब जैसे इन्हीं, जैसे हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसी ही चीजें, तो नॉर्मल बीएफएस लगा के बस पेरेंट वाली कंडीशन चेक करते जाना। हम्म, ठीक है, और वही विजिटेड एरे रख लेना, अगर कभी पहले किसी वैल्यू पे ट्रू होगा तो मतलब वहां पे साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। कोमल एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर दे। Detecting cycle in a directed graph. Given a directed graph with p vertices numbered from 0 to p minus 1 and p edges, check whether it contains any cycle or not. ठीक है, एक बार जैमबोर्ड पेज नंबर 2 पर आ जाओ। अब यार देखो, बेसिकली हमारे पास जो अभी हमने क्वेश्चन किया था वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए था। अब यही सेम क्वेश्चन डायरेक्टेड ग्राफ के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ में लूप होने की एक कंडीशन होनी चाहिए कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फिगर में बात करूं, जो यहाँ पे मतलब इस ग्राफ की बात करूं, तो यहाँ पे देखो 3 को पॉइंट कर रहा है, तो ये तो सेल्फ लूप हो गया। बट अगर मैं बोलूँ ये वाला, इसको ना कंसिडर करूँ मैं, और मैं बोलूँ कि इसमें साइकिल फिलहाल तो नहीं है, मतलब 0 से 1 एक एज है, 1 से 2 है और 2 से 3 है, तो कोई लूप नहीं एग्जिस्ट कर रहा। फिर अगर मैंने बोला अगर मैं 3 से 0 एक एज बना देती हूँ, तो क्या साइकिल एग्जिस्ट कर रही है? Yes. कर रही है। और यही अगर मैं बोलूँ उल्टी चीज की, अगर 0 से 3 एक एज बना दूं ऐसे, तो नहीं, क्या नहीं साइकिल करेंगे। एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। नहीं कर रही। तो ये जो डायरेक्शन है, मतलब जैसे जो डायरेक्शन है जो मतलब साइकिल की होनी चाहिए, वो सिंगल एक पोजीशन, मतलब एक उसमें पॉइंट करनी चाहिए, ऐसे ट्विस्टेड नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज बेसिकली नॉट फॉर्मिंग ए साइकिल। ठीक है, तो अब फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन यही है कि ये बताना है कि डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल है या नहीं है। तो एक बार अगर इसमें भी कोई वै इसमें भी वैसे हम्म ही हो जाएगा, बस बट इसमें बस वो पेरेंट वाली कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, बाकी तो वैसे ही होगी शायद। अच्छा, पेरेंट वाली कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी इसमें। यार एक बात बताओ, मतलब ऐसे जैसे उसमें हम चेक कर रहे थे कि हम बार बार मतलब उस पे आ रहे थे, उसके एडजेसेंट से लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो चलो ठीक है, एक बार उसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाला जो कंसेप्ट है वो किया था। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि इसमें हम जा रहे हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 1। जीरो। हाँ। तो जीरो 0, होते हैं। ठीक है, तो 0 के लिए मैंने वैल्यू ट्रू कर दी, फिर 1 के लिए भी मैंने वैल्यू ट्रू कर दी, 2 के लिए वैल्यू ट्रू कर दी, 2 से 3 पर आए, 3 के लिए वैल्यू ट्रू,
और 3 के लिए जब चेक करेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा जो वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है, तो इसमें साइकिल डिटेक्ट हो गई। तो हम सेल्फ लूप को रिमूव नहीं कर सकते क्या? मतलब कोमल, अगर आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा सा पास आके बोल माइक के। इसमें पहले हम सेल्फ लूप को रिमूव कर दे तो नहीं हो सकता? मतलब ऐसे ही अभी भी तो हो गया ऐसे ही। मतलब सेल्फ लूप को रिमूव क्यों करना है? हमें तो वही डिटेक्ट करना है ना कि वो लूप है या नहीं है। तो ये तो हम साइकिल में कंसीडर नहीं करते ना शायद सेल्फ लूप को। अभी फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं, मतलब दैट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी फिलहाल के लिए कंसिडर हो रही है साइकिल ये वाली। ठीक है, तो इससे भी हो जा रहा है फिर तो। इससे हो जा रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि वही जैसे अभी हमने एक इसका वो केस कंसिडर किया था कि मैंने बोला कि यहाँ पे ये वाली अभी साइकिल को छोड़ दूँ, मतलब ये वाला जो ये वाली एज को इग्नोर करो, ये वाली एज नहीं है, और फिलहाल ये वाली एज है, ठीक है। ठीक है। तो मेरी एडजेसेंसी लिस्ट थोड़ी सी जो है वो अलग हो जाएगी। एक तो ये वैल्यू हट जाएगी और दूसरा 0 के साथ यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, है ना? यही चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो अब मैंने बोला वही पहले वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ठीक है। यहाँ पे हमने चेक किया कि 0 से सबसे पहले 1 पर गए, ठीक है। फिर 1 के लिए चेक किया, 1 से 2 पर आए, तो 1 के लिए ट्रू हाँ कर दिया, 2 के लिए भी ट्रू कर दिया, 2 से 3 पर आए, 3 को भी ट्रू कर दिया, ठीक है। 3 से अब कोई एज जा नहीं रही तो वापस अब 0 से 1 के लिए चेक किया था तो 0 से 3 के लिए भी तो चेक करेंगे अभी, हम्म, है ना? वो तो तो जैसे ही ऑलरेडी मैंने दिखाएगा। ऑलरेडी ट्रू है, एग्जैक्टली exactly। तो मतलब कि यही यही रीजन है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वहां पे 0 से 3 एज बोलूं या 3 से 0 एज बोलूं, तो ये दोनों बात सेम थी। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं था, या इन दोनों बातों का ऐसे समझ लो कोई मीनिंग नहीं था कि कौन किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल था। लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट तो कर रहा है लेकिन वो साइकिल एक्चुअली यहाँ पे नहीं बन रही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज अलग करनी पड़ेगी, और वो क्या होगा, वो ना मैं एक स्टैक रख लूंगी, स्टैक रख लूंगी, या मैं एक ऐसा कुछ रख लूंगी जहाँ पे मैं पाथ स्टोर कर रही हूँ फिलहाल कि हम किस पाथ पर हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक बार पहले वाला केस ही कंसिडर करते हैं, ये वाला जिसमें मेरे पास 3 है, ठीक है। ये वाला सेल्फ लूप है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला कि मैंने एक ना स्टैक कंसिडर कर लिया, और इस स्टैक के अंदर कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। इस टैग के अंदर मैं वो वैल्यूज डालती रहूंगी जो जिन जिन को मैं मतलब ट्रैवर्स कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला कि 0 0 के लिए ट्रू कर दिया, और 0 को मैंने स्टैक में भी डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 0 के बाद कौन आया, 1 1 के लिए भी मैंने ट्रू कर दिया और 1 को डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने 2 के लिए भी ट्रू कर दिया, टू को डाल दिया। डाल दिया। फिर उसके बाद 3 के लिए भी ट्रू कर दिया और 3 को डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने चेक किया ये 3 के लिए फिर से लाई कर रहा होगा, तो 3 के लिए जैसे ही यहाँ पे मैं देखूंगी स्टैक के अंदर ऑलरेडी 3 है, दैट मीन्स लूप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि मतलब अगर स्टैक में वो ऑलरेडी है दैट मीन्स मैं उसको विजिट कर चुकी हूँ, ठीक है। ठीक है। अब वो वाला केस कंसिडर करते हैं जिसमें मैं ये वाली एज को इग्नोर कर दूंगी और वापस से 0 से 3 एक एज बना दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली अब मेरा ग्राफ फिर से ऐसा हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने बेसिकली बोला ठीक है शुरू से शुरू करते हैं, 0 0 को ट्रैवर्स कर लिया, ट्रू, स्टैक में डाल दिया। फिर उसके बाद 1 1 को ट्रैवर्स किया, ट्रू, स्टैक में डाल दिया। फिर उसके बाद 2 को स्टैक में डाल दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। 0 के बाद मैंने जैसे ही 1 डाला तो 1 के लिए भी ट्रू कर दिया। फिर उसके बाद 2 वैल्यू आई, 2 के लिए ट्रू डाल दिया। उसके बाद 2 के लिए वैल्यू थी 3,
3 डाल दिया, ठीक है। अब 3 से कोई साइकिल नहीं जा रही, दैट मीन्स जो मेरा ये 0 से ये वाला पाथ था ये खत्म हो चुका है, इसके आगे मैं कहीं आगे मूव ही नहीं कर सकती, है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, यहाँ से मैं एलिमेंट को पॉप करना शुरू करूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बोला कि जब मैं 3 के आगे नहीं जा सकती, तो जैसे हम बैक ट्रैवर्स करते हैं ना, बैक ट्रैकिंग करते हैं, तो ये वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला कि 3 को हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। फिर अब मैंने बोला कि क्या 2 से मैं कहीं और जा सकती थी, ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं 2 से किसी और को पॉइंट कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं 2 से कहीं और नहीं जा सकती थी, तो मैं 2 को भी पॉप कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं 1 के लिए चेक करूंगी, क्या मैं 1 के लिए कहीं और जा सकती हूँ क्या, मतलब rather than 2, तो 1 के लिए भी नहीं जा सकती, तो 1 को भी पॉप कर दिया। फिर 0 के लिए चेक करूंगी, क्या कहीं और जा सकती हूँ, तो हाँ जा सकती हूँ, 3 पे जा सकती हूँ, तो 3 को पुट कर दिया यहाँ पे, 3 ठीक है। फिर 3 के लिए फिर चेक किया कि कहीं जा सकती हूँ 3 से, नहीं जा सकती, तो पॉप कर दिया। पॉप कर फिर दिया। फाइनली 0 को भी पॉप कर दिया, मतलब मुझे कभी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो फिलहाल उस पाथ में स्टैक पर हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बैक ट्रैकिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट है जो हम स्टैक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टैक से इम्प्लीमेंट करो या फिर मतलब आई थिंक समझ आ गया होगा ये वाला कि यहाँ पे ट्विस्ट क्या है और पहले वाला कंसेप्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हम अनडायरेक्टेड के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टैक के लिए मतलब स्टैक की जो मुझे एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं होता स्टैक पे, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दिख रहा होगा एक एरे है नीचे विजिटेड और एक स्टैक, है ना। तो विजिटेड और स्टैक जब दो वैल्यूज हैं, तो मैंने हर इंडेक्स के लिए इनिशियली सबको फॉल्स कर दिया, ठीक है। मतलब इनिशियली तो जैसे मेरा स्टैक एम्प्टी है, मतलब फॉल्स बेसिकली ये बता रहा है कि अभी कोई भी वैल्यू स्टैक में नहीं है, और अगर किसी भी वैल्यू को मैं स्टैक में डालूंगी तो उसका एरे में मैं ट्रू कर दूंगी फॉल्स की जगह, ठीक है। ठीक है। और विजिटेड मतलब कि वो पहले विजिट हो चुका है या नहीं, और मैं एलिमेंट्स कहाँ से पॉप करूंगी, स्टैक में से, तो मैं हर बार स्टैक को भी, स्टैक वाले एलिमेंट्स को वापस से फॉल्स करती रहूंगी, दैट मीन्स मैं पॉप कर रही हूँ उसको, ठीक है। बेसिकली वैसे मतलब स्टैक से थोड़ा, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज मतलब वैसे करना चाहो तो अगर ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज एरे से काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। एक बार इसके कोड पे आते हैं, उससे पहले एक बात बताओ, मतलब जैसे मेरे को ये चीज मतलब ये पक्का समझ आ गई कि अगर जैसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में कर रहे थे, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैं 0 से 1 जा रही हूँ या 1 से 0 जा रही हूँ, इन दोनों बातों का मतलब सेम है ना। तो इसीलिए वहां पे फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो साइकिल है वो मेरी 0 से मतलब वो वो एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी, वहां पे अगर 0 से 1 है, 1 से 0 है, साइकिल वहां पे पक्का ही होगी। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि डायरेक्शन का, कि 0 से 1 जा रही है एज या 1 से 0 जा रही है, जैसे इस केस में 0 से 3 जा रही है, 3 से 0 जा रही है, इन दोनों बातों में फर्क पड़ रहा ठीक है ना। तो अगर फर्क पड़ रहा है तो इसलिए मुझे प्रॉपर पाथ देखना पड़ेगा कि मैं किस पाथ पे चल रही हूँ। जैसे 0 से मैंने अगर एक पाथ शुरू किया, तो 0 से जो 1 वाले पाथ पे चल के क्या कोई साइकिल बन रही है, तो जैसे मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से और कहीं जा नहीं सकते, तो इस पाथ में तो साइकिल बन ही नहीं रही, है ना। फिर मैंने और चेक किया कि अब देखो वापस से जैसे बैक ट्रैक करना अगर शुरू करेंगे, तो अब यहाँ से मैंने देखा चलो 0 से कोई और पाथ देखो, 0 से कोई और पाथ है 3, तो क्या यहाँ पे साइकिल बन रही है, नहीं यहाँ पे भी नहीं बन रही है, तो दैट मीन्स मतलब साइकिल इस ग्राफ में ही नहीं है, क्योंकि इन दो पाथ के अलावा और तो कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना यहाँ पे। तो पक्का सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? क्लियर है। एक बार सब चार्ट बॉक्स में लिख दो, एक बार इसका कोड डिस्कस करते हैं फिर लिखना चार्ट बॉक्स में कि कोई दिक्कत है या नहीं। एक बार इसके कोड पर आ जाओ, लाइन नंबर 21। लाइन नंबर हाँ 21। तो इसमें देखो एक तो मैंने विजिटेड का बना दिया जैसे हम पहले बनाते थे, और दूसरा जो स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ वो एक वेक्टर से कर रही हूँ जिसका नाम मैंने करंट लिया हुआ है। इनिशियली उसके अंदर वैल्यूज फॉल्स हैं, दैट मीन्स मेरे स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है।
ठीक है, फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया सारे वर्टिसेस के लिए कि अगर वो विजिटेड नहीं है और तो मैं क्या करूँ, उसके लिए साइकिल फंक्शन को कॉल कर दूँ। साइकिल फंक्शन एक बार लाइन नंबर 1 पर आ जाओ। ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर विजिटेड नहीं है एक्स, मतलब एक्स जो मेरा करंट वो है नोड है, नोड वैल्यू है, तो अगर वो विजिटेड नहीं है तो मैं क्या करूँ, उसको स्टैक में भी डाल दूँ और उसका विजिटेड भी ट्रू कर दूँ, है ना। उसके बाद जब मैंने उसे स्टैक में डाला तो मैं बोलूँगी चलो अब जो एक्स की जो एडजेसेंसी लिस्ट थी उसको भी पूरा ट्रैवर्स कर लो। तो जब मैं एक्स की एडजेसेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रही हूँ तो उसमें मैं फिर चेक कर रही हूँ कि क्या उसमें कोई वैल्यू विजिटेड नहीं है, तो क्या करो उसको विजिट कर लो जो लाइन नंबर 11 में किया हुआ है ना। और अगर वो मतलब मुझे अगर कहीं पे भी मतलब लाइन नंबर 14 में ये चेक किया हुआ है कि क्या वो वैल्यू स्टैक में है क्या ऑलरेडी, हाँ कि हाँ करंट ठीक है। ऑफ एज कि वो जो वैल्यू है वो करंट मतलब मेरा स्टैक है, कि अगर वो वैल्यू मेरी स्टैक में है तो ट्रू रिटर्न कर दो, दैट मीन्स साइकिल। और अगर ये लूप खत्म हो जाता है दैट मीन्स यहाँ पे साइकिल नहीं थी, अगर साइकिल होती तो ट्रू रिटर्न हो ही जाता ना। ठीक है। अगर यहाँ पे साइकिल नहीं है तो क्या करूँ कि जो एलिमेंट था जैसे हम बैक ट्रैक कर रहे थे, 3 को पॉप कर रहे थे और 2 को पॉप कर रहे थे, तो मैंने लाइन नंबर 18 में क्या किया, करंट एक्स को फॉल्स कर दिया, दैट मीन्स उसको मैंने स्टैक में से निकाल दिया और रिटर्न फॉल्स कर दिया। मतलब फिलहाल जो पाथ था हमारा वो तो साइकिल नहीं बना रहा है। ठीक है। आगे। ठीक है, तो इसमें लाइन नंबर 18 वाला कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बैक ट्रैकिंग हो रही है बेसिकली यहाँ पे जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में नहीं हो रही थी। अब एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो अगर किसी को डाउट है तो, फटाफट कर दो, टाइम काफी चला गया। और अगर डाउट है तो पूछ लो। प्रज्वल क्लियर है? हाँ क्लियर है। कोई डाउट? चलो ठीक है। ठीक है कोमल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए यार। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा इस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुक जा। एक सेकेंड गाइज, वेट करना। हाँ यार देखो अब लास्ट टाइम हमने वो पढ़ा था डिसजॉइंट फिट। डिसजॉइंट, एग्जैक्टली जो हमने क्रुस्कल एल्गोरिदम के लिए पढ़ा था, है ना। तो अब एक बार उसको फिर से देखते हैं कि क्या है कंसेप्ट और कैसे, और फिर उसको हम साइकिल के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यार पहले तो एक चीज मुझे बतानी है, कम लोग हैं मीट में तो एक बार सारी बता देना। डिसकनेक्टेड कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं ग्राफ में? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। हाँ तो फिर बताओ। मतलब कनेक्टेड ही होता है और डिसकनेक्टेड में तो मतलब अलग अलग पार्ट्स होते हैं ग्राफ में तो ऐसे। गाइज एक सेकेंड, मैं ना फोन से ज्वाइन कर लूँ रिकॉर्डिंग के लिए। हेलो। हेलो। हाँ आवाज अब क्लियर है मेरी? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट करती।
तो बेसिकली हम क्रुस्कल एल्गोरिदम में क्या करते थे, हम डिसजॉइंट सेट की मदद से ये देखते थे कि कोई साइकिल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि क्रुस्कल में हम हर एज को डालने के लिए, मतलब काफ़ी सारी जो भी हमने क्रुस्कल के लिए पढ़ा था, तो बेसिकली हमने डिसजॉइंट सेट की देखा था कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए पहले एक छोटी सी चीज़ आती है यार, कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं ग्राफ में। तो एक बार ना पेज नंबर, एक सेकेंड, 3 पर आ जाओ, जाम बोर्ड पर। आगे ठीक है, फिलहाल क्लियर, मतलब कुछ भी नहीं है 3 पर, उस वाले मतलब वहीं पर आना। तो अब यार देखो, कनेक्टेड कंपोनेंट्स। कनेक्टेड कंपोनेंट्स यार क्या होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये मेरा एक ग्राफ है फुल, जिसके अंदर नोड्स 6 नोड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इस ग्राफ के अंदर फिलहाल मेरे 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। एक कनेक्टेड कंपोनेंट, एक मतलब एक कंपोनेंट है ये जो कनेक्टेड है पूरी, जिसकी सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, और दूसरा कंपोनेंट है ये जिसकी सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो बेसिकली मेरे पास 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है। राइट, क्लियर है ना। अब क्या होता है यार कि जैसे हम सेट थ्योरी कंसिडर करते हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते थे। ठीक है, मैथ्स में क्या होता था कि अगर कोई जैसे मैंने 2 सेट ले लिए, तो फॉर एग्जांपल सेट 1 मैंने कंसिडर कर दिया 1 2 3 का। अब कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता सेट में, और ऐसे ही मैंने S2 को ले लिया 4 5 6। 4 5 6। ठीक है, तो ये दोनों जो मेरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वही मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यार मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, मतलब ये दो जो कंपोनेंट्स हैं इनको कनेक्ट कर दूं, तो जैसे मान लो कि मेरे को 1 को और 4 को, ये दो मतलब पॉइंट्स हैं, या ये दोनों नोड्स हैं, इन दोनों को मुझे आपस में ज्वाइन करना है। मतलब दैट मीन्स मुझे यहाँ पे एक एज बनानी है 1 से 4 के बीच में। दिस इज 4। ठीक है, 1 से 4 के बीच में एक एज बनानी है। तो अब मेरा जो पूरा ग्राफ है वो क्या इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा? मतलब विल इट बी इक्वल टू S1 यूनियन S2, यस। है ना। S1 यूनियन S2 फिलहाल मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा यूनियन इनका, जिसको फिलहाल मैं S3 बोल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि यार मतलब मेरे को एक एज बनानी है 3 और 5 के बीच में। ठीक है, पहले मैंने बनाई थी 1 और 4 के बीच में, उसके बाद अब मेरे को बनानी है 3 और 5 के बीच में। ठीक है, तो अब मैंने चेक किया कि यार 3 और 5 को मैं चेक करती हूँ। तो मैंने 3 और 5 को देखा। अब जैसे मैंने 1 और 4 को देखा था, तो 1 S1 में था और 4 S2 में था। दोनों अलग अलग में थे, अलग अलग सेट्स में थे। दैट मीन्स मेरे अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट्स में थे, 2 अलग अलग कंपोनेंट्स में थे, जिसको मैंने ज्वाइन करके अब एक सिंगल कंपोनेंट बना चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैंने देखा 3 और 5, तो 3 और 5 फिलहाल मेरे एक ही सेट के अंदर है, दैट इज S3 में। ये रहा मेरा 3 और ये रहा 5, सेम सेट में, यस। है ना। अब अगर सेम सेट में है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि ये जो पूरा जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये एक ही कंपोनेंट है पूरा, या एक ही ग्राफ है ना। मतलब ऑलरेडी, मतलब अगर मैं ये वाली जो एज है 3 और 5, 3 और 5 पे अगर मुझे एक एज बनानी है, तो अगर मैं ये एक एज नहीं बनाती, तो भी कहीं ना कहीं 3 5 से कनेक्टेड है, कोई पाथ है जो 3 से 5 तक जा रहा है। हाँ। ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ये मतलब ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्लियर है ना। कोमल थोड़ा सा माइक के पास आ जा प्लीज, हाँ, मुझे ना मीट क्लियर में है। खोल खोल के देखना पड़ रहा है। हाँ, तो अब इसका मतलब कि अगर मैं 3 और 5 को के बीच में अभी फिलहाल एक एज बना देती हूँ, तो एक साइकिल पक्का बन जाएगी, यस। बन जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इससे थोड़ी सी एक बात फिलहाल के लिए पता चली कि अगर मुझे कोई भी, जब मैं एजेस बना, ग्राफ इज बेसिकली एजेस ही तो बनाते हैं, नोड्स को कनेक्शन मतलब कनेक्ट करते हैं एजेस के थ्रू।
तो अगर मेरे को कभी भी कोई दो नोड्स मतलब के बीच में एक एज बनानी है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, पहले मैं उन दोनों का सेट निकाल लूंगी। हाँ मतलब मैं पहले फाइंड कर लूंगी कि वो दोनों नोड्स कौन कौन से सेट में है। अगर वो दोनों नोड्स सेम सेट में है, दैट मीन्स तो देयर इज ऑलरेडी वन पाथ, दैट मीन्स उन दोनों को कनेक्ट करने से मेरी साइकिल बन जाएगी, यस ठीक है ना। और अगर वो दोनों जो नोड्स हैं वो अलग अलग सेट में हैं, दैट मीन्स अभी फिलहाल वो दोनों दो कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, अभी फिलहाल उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी अगर मैं उनके बीच में एज डाल देती हूँ तो मेरा ग्राफ में साइकिल नहीं बनेगी, सिर्फ वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, उनका यूनियन ले लूंगी। हाँ जैसे मैंने यहाँ पे सेट 3 बनाया था S1 और S2 के यूनियन से, ठीक है। तो अब मतलब तुम्हें एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। मतलब हमें अगर साइकिल ढूंढनी है तो बस दो चीज परफॉर्म करेंगे, एक फाइंड एक यूनियन। फाइंड पहले देख लेंगे कौन कौन से सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर अलग सेट है तो उनका यूनियन ले लेंगे, अगर अलग सेट नहीं है सेम सेट है, दैट मीन्स देयर इज अ साइकिल, यस ठीक है ना। अब हम लोग साइकिल, हाँ अब हम लोग साइकिल ऑलरेडी देखो बीएफएस और डीएफएस से देख चुके हैं, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड में देख चुके हैं, ठीक है। बीएफएस आई थिंक तुम लोग कर लोगे, डीएफएस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो अब हम ये वाला डिसजॉइंट सेट से देख रहे हैं। डिसजॉइंट सेट बेसिकली वैसे तो मतलब काफी बड़ा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स में, लेकिन अगर सिंपल से देखें तो दो ऐसे सेट जिनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे इनिशियली जो दो सेट्स थे 1 2 3 और 4 5 6 वाला, ये दोनों मेरे डिसजॉइंट सेट्स थे, मतलब इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन नहीं था, S1 एंड S2, ठीक ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो एक बार पेज नंबर 4 पर आ जाओ। आ गए ठीक है, अच्छा एक बार वापस यार पेज नंबर 3 पर ही आ जाओ, एक छोटी सी चीज और बतानी रह गई। ठीक है ठीक है, अब देखो यार अगर हमें फाइंड करना होगा, अब बेसिकली देखो मैथ्स में हम लोग तो देख के बता सकते हैं कि S1 में लाई कर रहा है या S2 में लाई कर रहा है, लेकिन हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा उस की एनालॉजी देखते हैं कि हम कैसे देखेंगे कि वो सेम सेट में है या नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं हर सेट के लिए एक एब्सोल्यूट पेरेंट डिसाइड कर लूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं वापस इनिशियली अपनी इस कंडीशन पे आ जाती हूँ जहाँ पे मेरे पास ये दो S1 और S2 जो है वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ठीक है। गाइस कहीं पे भी समझना है तो प्लीज बता देना मुझे, नहीं आ रहा अदरवाइज ठीक है। और बाकी सब भी अपना माइक ऑन करके बोल लेना। हाँ तो फिलहाल देखो यार मेरे पास अभी दो सेट्स हैं फिलहाल, S1 और S2। और अब देखो मैथ्स में तो हम लोग देख के हमने मतलब बता दिया कि चलो अगर मैं सबसे पहले 1 और 4 के लिए देख रही थी तो 1 जो है वो अलग सेट में है और जो 4 है वो अलग सेट में है। लेकिन ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में हम ऐसे सेट तो बनाएंगे नहीं, हम तो ऐसे ही देख कर ही उसको बोलेंगे कि चलो बताओ। तो यार इसमें क्या करेंगे, इसमें ना हम पेरेंट स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने S1 के लिए बोला कि मतलब रूट जैसे होती है ना हमारी ट्री के अंदर रूट, तो वैसे ही एक रूट हम सिलेक्ट कर लेंगे। यार ये 1 नहीं है 4 है ये, तो ऐसे ही हम रूट सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने बोला कि S1 के लिए जो मेरी रूट है ना वो उसको मैं अभी 1 बोल रही हूँ, ठीक है। और S2 के रूट को मैं बोल रही हूँ 6, ठीक है। ये मेरी एनालॉजी है, ठीक है। हम देखेंगे कि हम क्या कैसे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैंने तो अपने लिए फिलहाल को इस क्वेश्चन के लिए डिसाइड कर लिया कि S1 के लिए जो मेरी रूट है वो 1 है और S2 के लिए 6 है, ठीक है। पॉसिबल है ना, क्योंकि ग्राफ ट्रीज मतलब ग्राफ हाँ बेसिकली एक बड़ा वर्जन है ट्री का। तो मैंने यहाँ पे रूट सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने बोला कि यार देखो अब मैं जैसे 1 को और 4 को चेक करना है ना मुझे, ये रहा मेरा 1 और ये रहा 4, इन दोनों को चेक करना है मुझे कि दोनों सेम सेट में है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों के एब्सोल्यूट रूट पर जाऊंगी या एब्सोल्यूट पेरेंट पर, या फिर इनके रूट देखूंगी कि ये जिस कंपोनेंट में है तो इनका पेरेंट क्या है फिलहाल या इनका रूट क्या है, ठीक है। तो 1 के लिए मैंने बोला कि यार 1 के लिए तो मेरा रूट 1 ही है, मतलब 1 जिस ग्राफ में है उसके लिए मेरा जो रूट है वो 1 ही है,
है ना, और 2 और 4 के लिए जो मेरा रूट है वो 6 है, यस 4 के लिए जो मेरा रूट है वो फिलहाल 6 है, तो इसका 1 है और इसका 6 है, दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग सेट अलग में लाई कर कंपोनेंट। रहे हैं। हाँ, मतलब अलग अलग कंपोनेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यही, तो चलो अब इस फिलहाल इस कंडीशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने जब बोला अलग अलग है तो 1 और 4 को ज्वाइन कर लो, मैंने 1 और 4 को अभी के लिए ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन मैं इसका सेट भी जो बनाऊंगी, यूनियन भी तो करूंगी मैं, है ना। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इनके यूनियन के लिए बोल दिया S3, और S3 के अंदर मेरे पास वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब मुझे इसका भी एक एब्सोल्यूट रूट डिसाइड करना पड़ेगा, इसके लिए भी मतलब एक एब्सोल्यूट रूट होगा ना, कोई मतलब या तो मतलब कोई भी इनमें से कोई वैल्यू होगी। तो मैंने अभी बोल दिया कि फिलहाल मैं 1 को ही कंसिडर कर लेती हूँ कि 1 इज माई एब्सोल्यूट रूट फॉर S3। ठीक है। अब देखो जिस टाइम पे मेरा S3 बना उस टाइम पे ये दोनों तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ना, इन दोनों की तो अब कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बची। जब मैं S3 बना चुकी हूँ तो इन दोनों की तो कोई सिग्निफिकेंस अकेले अकेले है ही नहीं, तो मैं S3 बना चुकी हूँ अभी फिलहाल, और S3 का मेरा एब्सोल्यूट रूट है 1, ठीक है। फिर मैंने अब चेक किया कि 3 और 5, 3 मेरा है ये रहा 3, और 5 है ये। अब 3 का एब्सोल्यूट रूट कौन है, 1 और 5 का भी 1 है। 5 का भी 1, तो जिस भी पॉइंट पे मुझे एब्सोल्यूट रूट जो है वो बराबर मिल जाते हैं, दैट मीन्स वो सेम कंपोनेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जैसे हम सेट से चेक कर रहे थे, अब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रूट से चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये एक बात हो गई, उसके बाद चलो क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे होगा ये। अब चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ समझाती रहूंगी मैं। अब आ जाओ पेज नंबर 4 पर। आगे। आ गए। अब देखो यार, इनिशियली मेरे पास क्या है, मेरे को ये पता है कि मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ मेरे पास 4 नोड्स हैं, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब जब मेरे पास चारों नोड्स हैं तो यार अभी तो कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है इनिशियली, ठीक है। तो अगर कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है दैट मीन्स सबका पेरेंट -1, माइनस तो मैं यहाँ नीचे एरे में दिख रहा होगा कि नोड्स की वैल्यू लिखिए 0 1 2 3 और उनके पेरेंट है -1, ठीक है। ठीक है। क्योंकि चारों नोड्स फिलहाल जो है वो मेरी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, 0 1 2 और 3, ये अलग अलग है, ठीक है। अभी किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब मेरे को एक एज लिस्ट दी हुई है जैसे तुम्हें ऊपर दिख रही होगी, और मुझे बस ये बताना है कि साइकिल बनेगी या नहीं बनेगी जब मैं इन सारी एजेस को कनेक्ट करूंगी या जो भी करूंगी मैं परफॉर्म ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले वही करूंगी, हर एज के लिए किसी भी, जैसे हम पहले कर रहे थे कि किसी भी दो नोड्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो पहले मैं उनको फाइंड करूंगी और फिर मैं उनका यूनियन कर दूँ, अगर वो अलग सेट में होंगे तो यूनियन कर दूंगी, नहीं तो साइकिल ऑलरेडी है अगर उनका जो पेरेंट है वो सेम है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मेरे पास पहला जो है वो है 0 और 1, ठीक है। तो 0 और 1 के लिए मैंने देखा कि यार 0 का पेरेंट कौन है, अभी फिलहाल तो 0 का -1 पेरेंट 0 ही है, मतलब मैंने -1 तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है, बट 0 का पेरेंट तो अभी फिलहाल 0 ही है, हाँ ठीक है। और 1 का पेरेंट भी, मतलब अभी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है ना, अभी तो इंडिपेंडेंट नोड्स हैं ये। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, तो अब मैंने बोला कि चलो 0 और 1 के बीच में, अब देखो क्योंकि 0 का पेरेंट 0 है और 1 का पेरेंट 1 है, दैट मीन्स अभी फिलहाल दोनों अलग अलग सेट में लाई कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग एब्सोल्यूट रूट्स हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी कि इन दोनों के बीच में एक एज बना दूंगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और इनका यूनियन ले लूंगी, ठीक है। है ना। अब जैसे मैंने 0 और 1 के बीच में एक एज बनाई तो ऐसे एक एज बन जाएगी, हाँ है ना। अब साथ साथ यार देखो, जब मैं इनका यूनियन ले रही हूँ तो मुझे इनके पेरेंट को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, मतलब अब फिलहाल तो जब मैं यूनियन ले रही हूँ दैट मीन्स अब इनके जो पेरेंट है वो शायद सेम हो गए हैं क्योंकि मैं इन दोनों को कनेक्ट कर चुकी हूँ, हाँ
है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, या तो मैं 0 का पेरेंट 1 डाल दूं या 1 का पेरेंट 0 डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। है ना। तो अब मैंने बोला कि चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं 0 का पेरेंट बना देती हूँ 1। ठीक है। ठीक है, तो मैंने -1 से अपडेट कर दिया यहाँ पे 1 वैल्यू। ठीक है, और 1 का पेरेंट -1 ही रहेगा, हाँ क्योंकि फिलहाल तो जो 1 है, मतलब 1 बेसिकली मेरी एब्सोल्यूट रूट हो गई अभी के लिए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला चलो इसको हम कंसिडर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने बोला कि नेक्स्ट हमारी जो एज एज है वो है 0 to 3। ठीक है, तो एक बार 0 का पेरेंट बताओ 0 का पेरेंट 1 और 1 का पेरेंट, -1। मतलब 1 खुद ही हो गया बेसिकली, हाँ है हाँ। ना। तो एब्सोल्यूट रूट मेरी 0 की क्या हो गई 1, हम्म, और 3 की एब्सोल्यूट रूट 3 ही हुई खुद ही। हाँ ठीक तो है, तो दोनों अब डिफरेंट सेट में हैं। दोनों डिफरेंट सेट में, दैट मीन्स मैं इन दोनों का यूनियन ले सकती हूँ। हाँ ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि अब ये देखो, अब या तो मतलब 1 के पेरेंट को 3 बना दो या 3 के पेरेंट को 1 बना दो, डायरेक्ट ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, 1 के पेरेंट को 3 बना देते हैं। तो बेसिकली 1 के पेरेंट को अगर मैंने 3 बनाया तो यहाँ पे ये ऐसे अपडेट हो जाएगा, नीचे एरे में देखते रहना। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 3 को कनेक्ट भी कर दें, नहीं 1 और 3 को नहीं, सॉरी 0 और और 3। 3 को, हाँ हाँ 0 और 3 को। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट पर आए 2 और 3 पर। 2 का पेरेंट तो 2 ही है, खुद 2 का पेरेंट 2 ही है और 3 का पेरेंट खुद एब्सोल्यूट रूट है। 3 का डिफरेंट। पेरेंट भी 3 ही है। हाँ तो जो वैल्यू, मतलब फिर से अब इनका यूनियन ले डिफरेंट सकते सेट हैं हम में है। लोग। हाँ हाँ, ठीक तो है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 का पेरेंट अपडेट कर देती हूँ 3। ठीक है, 2 का पेरेंट हो गया 3 और यहाँ से 2 और 3 को कनेक्ट भी कर दिया मैंने। ठीक है, इतना क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं 1 से 2 पर। 1 अब 1 का से भी 2, 3 है और 2 का भी। 1 का भी एब्सोल्यूट पेरेंट 3 है और 2 का भी एब्सोल्यूट पेरेंट जो है वो 3 है। तो क्योंकि इनके एब्सोल्यूट पेरेंट सेम है, दैट मीन्स अगर मैं इस एज को डाल देती हूँ तो मेरे यहाँ पे साइकिल, जो भी मेरा साइकिल ग्राफ बन था, जाए। वहां पे एक साइकिल बन जाएगी। यस, ये ऐसे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मतलब ये पैसा है लेकिन आसान है, मतलब एक बार कर लोगे अपने ऐसे अपने आप पूरा एग्जाम्पल लेके खुद से पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे मुझे पता चला कि यूनियन फाइंड से मतलब मैं सिर्फ दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ, एक तो फाइंड और दूसरा यूनियन। ठीक है। ठीक है, फाइंड हम लोग पेरेंट चेक कर रहे हैं और यूनियन हम लोग पेरेंट को अपडेट करके कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, चलो मत हाँ बताओ छोड़ो, ये बताओ ये समझ आ गया मतलब, हाँ आ गया, अच्छे से आ गया। अच्छे से आ गया तो चलो इसकी ना मुझे कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस करनी है, वो आगे करते हैं। एक बार नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 5 पर। आ गए? पीडीएफ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे जाम बोर्ड पर। पेज नंबर 5। हाँ, ठीक है आ गया। ठीक है। अब यार यहाँ पे पहले ना एक बार सब चैट बॉक्स में अपडेट कर दो, क्योंकि अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो फिर मतलब इतना टाइम लगा रहे मतलब लगा भी रहे हैं, तो एक बार सब अपडेट कर दो, क्लियर है, या कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट। रवीना, सार्थक, प्रज्वल का आ गया, सार्थक का आ गया, रवीना को भी आ गया। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 5 पर। आ गया। आ गए? अब यार देखो
थोड़े बड़े क्वेश्चन को थोड़े छोटे सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है फिलहाल मैंने। हम सिर्फ अभी फाइंड ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइंड ऑपरेशन मतलब फिलहाल मेरे पास एक कुछ ग्राफ है, जैसे ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में मुझे देखना है 8 है या नहीं है, ठीक है। ठीक है। मतलब जैसे हम ऑपरेशन लगा रहे थे कि जो 8 है वो मतलब जैसे हम तो ऐसे ढूंढ रहे थे ना कि अगर 0 और मान लो 8 है तो 0 और 8 के बीच में मतलब कि वो दोनों सेम सेट में है या नहीं है, तो मैं 0 के लिए अलग ढूंढूंगी, 8 के लिए अलग ढूंढूंगी, है ना। तो फिलहाल मेरा वो बहुत छोटा सा भी पार्ट मैंने लिया है कि 8 फिलहाल इस ग्राफ में है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैं 8 ढूंढूंगी तो अब देखो मेरा फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए एब्सोल्यूट रूट जो है वो 1 है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक एरे भी बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं ना पेरेंट स्टोर, हाँ चलो पेरेंट स्टोर कर रही होंगी, थोड़ा सा लंबा चलेगा ये, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार वैल्यूज लिख देती हूँ 1 2 3 4, या छोड़ो इस एरे को कंसिडर मत करो अभी, ठीक है। यही 8 से कंसिडर करते हैं, चलो ठीक है। अब मैंने बोला 8 बताओ, तो सबसे पहले हम इस ग्राफ में ढूंढेंगे कि 8 क्या है। तो तुम लोग पहले से 1 से चेक करना शुरू करोगे, हाँ, ठीक है। है ना। तो जैसे मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब पेरेंट्स को अपडेट कर रहे होते हैं ना, इसीलिए मैं एक्चुअली ग्राफ बना रही थी, सॉरी एरे बना रही थी। तो एरे के अंदर एक्चुअली क्या होता है, हर नोड के लिए मैं उसका पेरेंट लिखती हूँ, है ना। तो फिलहाल जैसे मैं बना ही देती हूँ 5 6 7 8। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो 8 के पेरेंट के अंदर 7 स्टोर होगा अभी के लिए। तो हाँ, 8 का जो इनिशियल जो मतलब सबसे नियरेस्ट जो पेरेंट है वो तो 7 ही है ना। हाँ, हाँ, तो मैंने 8 के लिए 7 स्टोर कर दिया, 7 के लिए 2 स्टोर होगा, हाँ, है ना। 2 के लिए 1 स्टोर होगा और 1 के लिए -1 स्टोर होगा। क्लियर होगा इतना, ठीक है। हाँ। ऐसे एक बार सबके लिए लिख देते हैं। 3 के 6 लिए इस 2, 3 के लिए जो पेरेंट है वो 2 होगा, 4 के 4 लिए के लिए 1 1। होगा, 5 के लिए 4 होगा, 6 को यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो 6 का पेरेंट 5, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि यार देखो जब मेरे को 8 का पेरेंट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, 8 के पोजीशन पर जाऊंगी, 7 ठीक पे, है। हाँ, 8 उसका की पेरेंट पोजीशन मुझे मिल गई 7। अब मैं फिर से 7 की पोजीशन पर जाऊंगी, तो 7 की उसका पोजीशन पेरेंट पे मुझे मिला 2। 2, फिर 2 की पोजीशन पर जाऊंगी, 1, फिर मुझे मिला 1। फिर 1 की पोजीशन पे जाऊंगी तो मुझे मिला 1। दैट 5, मीन्स अब फाइनली मैं बोल सकती हूँ कि 8 का जो पेरेंट है, वो एब्सोल्यूट 1। रूट जो है, जो एब्सोल्यूट पेरेंट है वो 1 है, ठीक है। ठीक है। अब मान लो मुझे 8 के बाद ढूंढना हुआ कि चलो अब 9 का बता दो, 9 के लिए पहले 7 पे जाएंगे, फिर ठीक उसकी है। वैल्यू पे 2 पाएगा। 9 के लिए 7, फिर 7 के बाद 7 से 2, 2 से 1, फिर 1 से मुझे फाइनली मिल जाएगा कि 9 का पेरेंट कौन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ऑपरेशन लगाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई। जितने वर्टेक्स होंगे मतलब इन द वर्स्ट केस इट विल बी ऑर्डर ऑफ वी, अप्रॉक्स मतलब 3। ऑर्डर ऑफ n। हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है स्क्यूड ट्री हो हाँ, पूरा, या स्क्यूड ग्राफ हो जो भी। तो मेरी जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब मैं ये ऑपरेशंस बिना मतलब में अप्लाई करे जा रही हूँ। जैसे मान लो अगर मैं ऑलरेडी 8 के लिए निकाल चुकी हूँ कि 8 के लिए अगर 1 है, हाँ, ठीक है, तो मैं ये वाला जो देखो जो ये वाला पार्ट है इसको तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना। 7 के लिए मैंने यहाँ पे भी पहले निकाला, फिर यहाँ पे भी निकाला, तो ये रिपीटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं ये तो किसी काम के ही नहीं है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना हर बार क्या करती हूँ, मतलब इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन का सोच रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ना हम ये जो रिपीटेड ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म ना करके हम डायरेक्ट स्टोर कर देंगे उसकी पेरेंट की वैल्यूज। जैसे मान लो कि अगर मैं, ये समझ आ गया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसको ऑप्टिमाइज करने की सोच रहे हैं हम, इतनी बात तो क्लियर हाँ, होगी। हाँ,
है ये ना? रखो। तो अब मैंने बोला जैसे 8 के लिए मैं 7 पर गई थी, 7 के लिए 2 पर 2 ने 1 रिटर्न किया था, है ना? तो मैं क्या हाँ। करूँगी कि 2 की वैल्यू पर 1 ही स्टोर कर लूँगी। मैंने देखा ठीक 2 है। की वैल्यू पर 1 है, हाँ जी 1 है। फिर मैंने बोला कि जब 2 ने वापस इसको रिटर्न किया था, तो 1 रिटर्न किया था। हाँ। तो मैं क्या करूँगी 7 की वैल्यू पर भी एक काम करती हूँ, 1 स्टोर कर लेती हूँ। ठीक ठीक है। है? मतलब मैं यहाँ पे भी 1 स्टोर कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे भी जब 1 रिटर्न हुआ था, ठीक है? अब क्या होगा इस बात से, जब मैं जैसे ही मैं 9 के लिए चेक करूँगी, हम्म। तो 9 के लिए सबसे पहले मैं 7 पर जाऊँगी और हाँ। 7 के लिए वैल्यू क्या है ऑलरेडी 1। तो मेरा एक ही मतलब जिसके लिए मुझे 4 ऑपरेशंस लगाने पड़े थे, अब मुझे कितने लगाने पड़ रहे हैं? सिर्फ 1। ठीक है। ठीक है? तो बेसिकली अभी जो फिलहाल मतलब जैसे ही 8 जब मैंने इसके लिए कॉल किया था, तो उस टाइम पे जो मेरा ट्री बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अभी मैंने 9 के लिए कंसिडर नहीं किया है, ठीक है? अभी मैं सिर्फ 8 के बाद की बात कर रही हूँ। क्योंकि फिलहाल जो मेरा 7 का देखो जो एब्सोल्यूट पेरेंट है वो 1 हो गया है। तो मैंने बोला कि ठीक है 7 को डायरेक्टली 1 से ही कनेक्ट कर दो ना, हाँ हाँ ठीक है। है ना? फिर 8 को भी 8 का भी पेरेंट 1 है यहाँ से, तो यहाँ पे भी अपडेट कर दिया। ये 4 है, ठीक है? तो इसीलिए जो मेरी इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी हो जाएगी log n नंबर ऑफ वर्टिसेस। कि कभी ऐसा भी तो मतलब ऐसी कंडीशन हम बना दे कि सारे के सारे जितने वर्टिसेस थे वो मेन रूट से ही मैंने कनेक्ट कर दिए, मतलब ठीक है। सारे कंपोनेंट्स को। तो मेरी जो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी log n। ठीक है? तो जो काम हम n में कर रहे थे वो हमने log n में कर दिया। ठीक है। ठीक है? इसको बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। ये जो हमने अभी किया मतलब बेसिकली हम यही तो कर रहे हैं कि मुझे इतना लंबा पाथ ना ट्रैवर्स करना पड़े, तो मैंने उसको कंप्रेस कर दिया। मैंने जो साइज यहाँ पे 3 था मतलब 4 था उसको मैंने यहाँ पे 3 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये वाले उसके लिए, ये वाले केस के लिए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। ठीक है? समझ आ रहा है ना पक्का सबको हाँ हाँ आ रहा है। कि कैसे चल रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 6 पर। आ गए। आ गए। तो अब यार देखो, अब पहली चीज हम परफॉर्म कर रहे थे फाइंड, उसमें हाँ बता दिया कि पहले यार जो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी जो हम पेज नंबर 4 पर हमने पूरा सॉल्व किया था, वो ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व किया था खाली फाइंड वाला ऑपरेशन, हाँ। है ना? अब जो और उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके log n में कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब अगर मेरे को यूनियन निकालना हो तो उसके लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और कैसे अगर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या कुछ। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा इसको। पेज नंबर 6 पर। हाँ हाँ आ गए। ठीक है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, मुझे यूनियन निकालना है 3 और 6 का। मैंने देख लिया है दोनों अलग अलग सेट में, फाइंड ऑपरेशन डन। मुझे देखना है कि मैं क्या इन पे यूनियन मतलब यूनियन कैसे लगाऊं। ठीक है, तो इसका जो मेथड होता है या इसका चलो इनिशियल मेथड देखते हैं पहले। इसका देखो अगर मैंने बोला कि इसका ग्राफ ना थोड़ा सा ऐसे खींच दो, 7 8, हाँ ऐसे। ठीक है, अब मेरा जो इस वाले ग्राफ का एब्सोल्यूट रूट 8 है और इस वाले ग्राफ का एब्सोल्यूट रूट 5 है। ठीक है। ठीक है, मुझे यूनियन करना है 3 का और 6 का। मैंने चेक कर लिया कि मतलब मैंने फाइंड ऑपरेशन में लगा चुकी हूँ। अब मैं मेरे को ये देखना है कि मतलब मेरे को इन दोनों का फिलहाल यूनियन करना है। ठीक है, तो अब यूनियन करने से तुमने देखा होगा कि पहले हम बस पेरेंट्स को ही अपडेट कर रहे थे, वही हो हाँ गया यूनियन करना। तो अब यार देखो पेरेंट्स को जहाँ तक अपडेट करने वाली बात थी वो तो हम फाइंड से भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में देख रहे थे। हाँ
है ना, पाथ कंप्रेस करके। बट यहाँ यूनियन में कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली यार देखो, या तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो 3 का एब्सोल्यूट पेरेंट निकाला मैंने 8, 5 का उसका 6 का निकाला 5। हम्म अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में। तो या तो मैं, मेरे पास 2 ऑप्शन थे जैसे याद होगा, या तो 8 को 5 का पेरेंट बनाऊँ या 5 को 8 का पेरेंट बनाऊँ। हाँ ठीक है? क्योंकि वो वाला अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ हाँ मैं एक बार करके देखती हूँ कि मैं किसको कर सकती हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि यार 5 को पेरेंट बना देते हैं 8 का। हम्म तो फिलहाल जो मेरा ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हाँ अब एक बात बताओ, अगर इसमें मेरे को वापस से 3 से जब मैं वैल्यूज़ डालना शुरू करूँगी, तो चलो मैं पाथ कंपैरिज़न तो बाद की बात है, लेकिन मुझे इसके लिए इतनी वैल्यूज़ को फिर से अपडेट करना पड़ेगा। हम्म, तो जिसके मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा है उसको बनाएंगे ना पेरेंट। उसको पेरेंट बनाएंगे, यस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक इसको बोलते हैं यूनियन बाय रैंक। ठीक है? रैंक मतलब इनिशियल हाइट। तो यहाँ पे मैं ये देख लेंगे कि ठीक है। जिसकी रैंक ज़्यादा है, उसी को हम्म पेरेंट बनाएँगे। अब यहाँ पे इस वाले ट्री की रैंक ज़्यादा है, मतलब इसकी इनिशियल हाइट ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं 8 को पेरेंट बनाऊँगी। तो 8 को अगर मैंने पेरेंट बनाया, तो ये वाला ग्राफ तो उतना ही रहा जितना पहले था, एटलीस्ट बढ़ा तो नहीं ना, इससे पहले तो बढ़ गया था वो। हाँ हाँ इससे पहले हाइट 5 हो गई थी, अब भी एटलीस्ट हाइट उतनी ही है जितनी पहले थी। हम्म मतलब मैक्सिमम जो है वो उतनी है। तो बस यही था यूनियन में। इससे भी यार जो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी हम्म काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो गई है। हम्म पहले तो बहुत ही मतलब, अगर मतलब मेरे को केस कंसिडर करना पड़ेगा, मैं किसी को भी नहीं कर सकती, पहले मैं चेक ही नहीं कर रही थी। हम्म, ठीक है? ठीक सो है। दिस वाज़ ऑल अबाउट फाइंड एंड यूनियन एंड फाइंडिंग साइकिल्स। हम्म ठीक है? मैंने सोचा था 7th पेज, एक सेकंड गाइस, रुकना। हम्म तो फिलहाल मतलब चीज़ें डाली थी, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स आई थिंक वी आर डन अप टू नाउ। एक और ट्राई करके देख लेना, पेज नंबर 7 पर, मतलब जैम बोर्ड पर पेज नंबर 7 में एक मतलब एज लिस्ट और पूरा मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। आई थॉट डिस्कस हो जाएगा, बट काफ़ी टाइम लग गया, तो अभी तो बिल्कुल डिस्कस नहीं हो सकता। एक बार ट्राई कर लेना इसका, मतलब देख लो इसका एडिट एक्सेस चाहिए तो जो भी चाहिए, मतलब इसको नोट कर लो या जो भी करना है कर लो। तो इसको एक बार ट्राई करके देख लेना, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसका पेरेंट कितनी रैंक क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। ठीक है? हम्म और एक बार इसकी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ में भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट से पहले पहले का पढ़ लेना। उसके अंदर जो जो मैंने चीजें बोली है ना, एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है? और यही चीज क्रुस्कल एल्गोरिदम में ठीक है। भी यूज हो रही थी, जो हमने मतलब साइकिल्स वगैरह लूप्स वगैरह से देखा था कि 2 ऑपरेशंस बना लेना, एक फाइंड का एक यूनियन का। फाइंड के लिए मतलब अगर जैसे ऑर्डर ऑफ एन में करोगे तो हर बार उसके पेरेंट पर जंप करते रहना, और अगर लॉग एन में करना हो तो बस उसके पेरेंट के अंदर वैल्यू भी डालते रहना, जैसे 7 का पेरेंट के अंदर 1 अपडेट करते रहना साथ साथ। हम्म, ठीक है। ठीक है? और यूनियन निकालते वक्त भी देख लेना कि हाइट किसकी बड़ी है। हाँ ठीक ठीक है। है? जिसकी हाइट बड़ी होगी उसको पेरेंट बना देना, और पेरेंट का तो एरे बना ही लोगे। हम्म है ना? और लास्ट में अगर कभी भी तुम्हें दिख जाएगा कि अगर सेम सेट में, या मतलब अगर जो एब्सोल्यूट पेरेंट हैं वो अगर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ साइकिल। खत्म।
ठीक है, तो मतलब आज का बेसिकली सेशन पूरा यही था कि साइकिल, पीएफएस, डीएफएस, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और डीएसयू मतलब डिसजॉइंट सेट यूनियन से कैसे कर सकते हैं। अभी अगर एक बार चैट बॉक्स में लिख दो किसी को डाउट है तो फटाफट लिख दो। कोमल का मैसेज आ गया और बाकी का कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। रवीना का आ गया, प्रज्वल का आ गया, ठीक है। सेशन को रेट कर दो जल्दी से और फिर बाय बाय। रवीना